दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी लाइफ में अकेले खुश थी, इंडिपेंडेंट भी थी, मगर उस लड़की का उसी के घर में खून हो जाता है। सुबह फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले आकर हजारों तरह के एविडेंस कलेक्ट करके ले जाते हैं, मगर इसके बाद साल पर साल बीतते जाते हैं, लेकिन खूनी कौन है 40 सालों तक पता नहीं चलता। लेकिन एक कोका कोला की कैन कुछ ऐसा काम करती है कि 40 साल पुराना केस 40 घंटे में सॉल्व हो जाता है। इस कहानी को सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक स्टेट कोलोराडो में। बात है 1981 की। 34 साल की सिल्विया कॉयले काफी एम्बिशियस लड़की थी। वो पेशे से आर्किटेक्ट थी। हिस्ट्री पढ़ना, इतिहास के नक्शे देखना, इतिहास की इमारतों से प्रेरणा लेना और नई इमारत के नक्शे बनाना, इसके साथ साथ उसका वेडिंग केक बनाने का अपना खुद का बिजनेस भी था। कुल मिलाकर सिल्विया एक इंडिपेंडेंट लड़की थी और फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद उसने अपने पेरेंट्स के घर के पास ही एक अपना खुद का घर लिया था, जहाँ वो अकेले रहा करती थी। भले ही वो अलग रहती थी, लेकिन वो सुबह की कॉफी हमेशा अपने घर वालों के साथ पिया करती थी। उसी साल 1981 में 4 अगस्त का दिन था। सुबह के 8 बज रहे थे और रोजाना की तरह सिल्विया के फादर उसके घर जाते हैं सुबह की कॉफी के लिए उसे ज्वाइन करने के लिए। लेकिन घर पर पहुंचते ही उन्हें काफी अजीब माहौल दिखता है। घर का मेन दरवाजा खुला हुआ था और घर के पीछे वाले रास्ते का भी दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही उसके फादर उसके घर के अंदर जाते हैं, वो देखते हैं लिविंग रूम और बेडरूम के बीच में सिल्विया पड़ी है, वो भी खून में लथपथ। अब वो भागकर सिल्विया के पास जाते हैं तो वो देखते हैं सिल्विया की बॉडी से खून निकल रहा है। और गौर करने वाली बात ये थी कि सिल्विया की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके दोनों हाथ उसी की शर्ट से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर टॉवल पड़ा था। वो टॉवल हटाते हैं और वो देखते हैं सिल्विया के सर में गोली लगी है। उसके चेस्ट पर भी चाकू से काफी बार हमला हुआ था। सिल्विया को इस तरह बिना कपड़ों की हालत में देखकर वो पास पड़े टॉवल से उसकी बॉडी से ढक देते हैं। फिर वो एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करने के लिए फोन के पास जाते हैं, क्योंकि ये बात है 1981 की। मोबाइल फोन का आविष्कार हुए अभी 10 साल ही हुए थे। ज्यादातर घरों में अब तक लैंडलाइन फोन ही यूज होते थे। जब वो फोन के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं किसी ने लैंडलाइन का तार काटा हुआ था। जब पुलिस सिल्विया के घर में पहुंचती है तो उसके फादर बताते हैं कि सिल्विया की बॉडी बिना कपड़ों की थी और ये टॉवल भी उन्होंने ही ढका है। पुलिस टॉवल को वापस हटा देती है ताकि वो क्राइम सीन को बिना डिस्टर्ब के फोटोज क्लिक कर सके। सिल्विया की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले उसके घर की छानबीन करते हैं। छानबीन करने पर उनको दिखता है कि बेडरूम की विंडो को तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन वो खिड़की ज्यादा मजबूत होने की वजह से टूट नहीं पाई। जिसके बाद वो बाथरूम में जाते हैं और वहाँ देखते हैं बाथरूम की एक बहुत बड़ी खिड़की पूरी तरह से टूटी हुई है और उस खिड़की से निकलकर रास्ता सीधे झाड़ियों में जाता है। सबूतों को इकट्ठा करने के लिए वो झाड़ियां भी टटोलते हैं और झाड़ियों में लगभग 6 फीट दूर उन्हें टूटी हुई खिड़की के कांच मिलते हैं। घर के अंदर से भी बहुत सारी फोरेंसिक एविडेंस मिलते हैं। सिल्विया की बॉडी भले ही ड्राइंग रूम और बेडरूम के बीच में फर्श पर मिली हो, लेकिन सिल्विया के बेडरूम में बेड पर बहुत सारा खून फैला हुआ था। उसकी पूरी बेडशीट, पिलो कवर्स और डोरमैट सभी खून से लथपथ थी। पुलिस को बेड के पास पड़ा हुआ खून में डूबा हुआ एक चाकू भी मिलता है। अब ये चाकू, सिल्विया की बेडशीट, सिल्विया का पिलो कवर, बेड के पास पड़ा हुआ एक ऑरेंज कलर का रग, टॉवेल जिससे सिल्विया का मुंह ढका गया था और सिल्विया की वो शर्ट जिससे उसके हाथ बंधे हुए थे, ये सभी चीजें जांच के लिए फोरेंसिक डिपार्टमेंट अपने साथ ले जाता है। सारे सबूतों की जांच के साथ साथ पुलिस घर वालों से भी बातचीत करती है और जब सिल्विया की फैमिली से पूछताछ शुरू होती है तो सिल्विया के फैमिली मेंबर्स बताते हैं कि 4 अगस्त के दिन सिल्विया के घर पर कोई भी नहीं आया था। इसके साथ ही पुलिस को ये भी पता चलता है कि रात के 11 बजे सिल्विया ने अपनी बहन से फोन पर बात की थी। इससे ये साबित होता है कि रात के 11 बजे तक सिल्विया का फोन चालू था, लेकिन सिल्विया के मर्डर के बाद फोन के तार कटे हुए मिले थे। इससे ये पता चलता है कि जो भी सिल्विया के घर में घुसा था रात के 11 बजे के बाद घुसा होगा। अब सिल्विया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसमें सिल्विया की डेथ के 2 रीजन थे। पहला, उसकी चेस्ट पर 3 बार चाकू से हमला किया गया था, जिसकी वजह से उसके हार्ट और दोनों लंग्स में काफी गहरी चोट आई थी, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से सिल्विया की डेथ हुई। सिल्विया की मौत का दूसरा रीजन था उसके माथे पर लगी गोली। सिल्विया की बॉडी से मिले स्वैब से साफ पता चल रहा था कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। इसके अलावा सिल्विया की गर्दन पर गहरा लाल निशान था, जिसको देखकर साफ कहा जा सकता था कि सिल्विया की गर्दन घोटने की भी कोशिश की गई थी। पोस्टमार्टम में ये
भी पता चलता है कि सिल्विया ने अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की थी और खुद को बचाने की कोशिश में सिल्विया के बहुत से नाखून टूट गए थे। 1981 में साइंस इतना डेवलप नहीं था और न ही फॉरेंसिक साइंटिस्ट के पास इतनी अच्छी मशीनरी थी जो उन सभी चीजों की इतनी बारीकी से जांच कर सके, तो इन्वेस्टिगेशन ज्यादा लंबी खिंचती चली गई। इस कांड के होने के 2 साल बाद यानी 1983 में फॉरेंसिक साइंस में कुछ डेवलपमेंट हुई, जहां उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव लाइट बनाई जिसमें डीएनए काफी बारीकी से देखा जा सकता था और आखिरकार 1983 में सिल्विया की बॉडी पर टॉवल, शर्ट, पिलो कवर और बेडशीट पर किसी और का डीएनए आइडेंटिफाई हुआ था। लेकिन अब प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि डीएनए इतने कम अमाउंट में था कि उसको उन चीजों पर से हटाकर मैचिंग के लिए भेजना पॉसिबल नहीं था। टाइम बीतता गया, लेकिन टाइम के साथ साथ साइंस भी तरक्की करता गया और सन आया 2000। सीबीआई की मेहनत रंग लाई। सीबीआई उस डीएनए को डेवलप कर पाया और वो डीएनए एक आदमी का निकला। सीबीआई एफबीआई की हेल्प से वो डीएनए मैच करने के लिए कंप्यूटर में डालती है, लेकिन वो किसी भी क्रिमिनल के रिकॉर्ड से मैच नहीं होता। इसका मतलब जो भी खूनी था उसका शायद ही पहला या और आखिरी अपराध था। इसी बीच एक चोर ने अपने ऊपर झूठा इल्जाम ले लिया, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो चोर फ्री का खाना और फ्री की सिगरेट लेने के लिए जेल जाना चाहता था, इसलिए वो झूठ बोलकर अपने आप को फंसाना चाहता था। इसके बाद हर साल सीबीआई और एफबीआई इस डीएनए को डेटाबेस से मैच करवाने की कोशिश करते थे, लेकिन 2020 तक ये डीएनए किसी भी डेटाबेस में किसी से भी मैच नहीं हुआ। अब साल आता है 2020 में एक कंपनी सामने आती है, यूनाइटेड डेटा कनेक्ट, जो हेल्थ रिलेटेड रिसर्च के लिए लोगों का डीएनए सैंपल अपने डेटाबेस में सेव रखती थी। अब एफबीआई उनकी मदद लेते हैं और 26 मई 2020 को सिल्विया के घर में मिला हुआ डीएनए एक फैमिली ट्री के डीएनए से मैच हो जाता है। पुलिस के लिए यहाँ पर काम आसान हो गया जब उस फैमिली के बहुत कम लोग बचे थे। धीरे धीरे पुलिस ने सबको रोल आउट किया और शक की सुई गई सिर्फ एक ही इंसान पर, एक आदमी जो 1981 में सिल्विया के घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर रहा करता था और पास में ही नेब्रास्का नाम की एरिया में रहता था। पुलिस उसकी बिल्डिंग के चक्कर काटने शुरू कर देती है। एक दिन एक आदमी उस बिल्डिंग में कूड़ा इकट्ठा करके घर के पास वाले डस्टबिन में डालने गया और मौके का फायदा उठाकर पुलिस वाले बैग उठाकर फोरेंसिक वालों के पास ले गए। उस गार्बेज में पुलिस को जिस पर शक था उसी के नाम से एक बिल मिला जिसमें उसका ईमेल एड्रेस था और उसके खरीदे हुए सामान की लिस्ट थी। उस खरीदे हुए सामान में कोका कोला की एक कैन का नाम भी था जो वेनिला फ्लेवर की थी और लकीली उसी बैग में कैन भी मिल जाती है। पुलिस उस कैन का डीएनए सिल्विया के घर से मिले डीएनए से मैच करवाती है और वो डीएनए मैच हो जाता है। पुलिस नेब्रास्का वापस जाती है और उस बिल्डिंग से पकड़ कर लाती है डेविड नाम के इस 62 साल के आदमी को, जिसने आज से 40 साल पहले सिल्विया का खून किया था। और जब उसने सिल्विया का खून किया होगा लगभग वो 22 साल का रहा होगा। 40 साल बाद उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि पुलिस उसे ढूंढते हुए आ जाएगी और बुढ़ापे में उसका जेल में प्लेसमेंट हो जाएगा। अब कोर्ट में केस चलता है। पुलिस अपने सारे एविडेंस कोर्ट में पेश करती है। इसके साथ ही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। डेविड कहता है कि सिल्विया को उसके बॉयफ्रेंड ने ही मारा है जो काफी ज्यादा एग्रेसिव था और कई बार सिल्विया को ऑलरेडी मार भी चुका था। इस बात की जानकारी सिल्विया की फैमिली को भी थी और वो सिल्विया के घर सिल्विया की मर्जी से गया था, इसलिए उसका डीएनए सिल्विया के घर में मिला और उसने पुलिस की गलती निकाली कि पुलिस ने सिल्विया के बॉयफ्रेंड को जांच के अंडर रखा ही नहीं। लेकिन ये सब उसकी बहानेबाजी थी सजा से बचने के लिए, क्योंकि फोरेंसिक डिपार्टमेंट को क्राइम सीन के आसपास सिर्फ 2 तरह के डीएनए मिले, एक सिल्विया का और दूसरा डेविड का, जिसके बाद 2022 में डेविड को उम्र कैद हुई क्योंकि सारे सबूत डेविड के खिलाफ थे। इसलिए डेविड को सजा तो हुई, लेकिन उसने सिल्विया के घर में इस तरह से हमला क्यों किया यह बात ऑफिशियली अब तक क्लियर नहीं हो पाई। लेकिन पुलिस का मानना है कि सेक्सुअल मोटिव के लिए ही सिल्विया के घर आया था और उसने सेक्सुअल असॉल्ट करने के बाद सिल्विया को मार डाला। सिल्विया को इंसाफ तो मिला, लेकिन उस इंसाफ को देखने के लिए उसके माता पिता जिंदा नहीं रहे। आज सिल्विया के साथ इंसाफ होते हुए देखने के लिए उसकी फैमिली से सिर्फ एक छोटी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। और इस केस का फैसला सुनने के बाद जज ने एक इंटरेस्टिंग लाइन बोली थी। उन्होंने बोला कि किसी के साथ अपराध हुआ है तो आप होप रखिए, पुलिस और फोरेंसिक आपकी जरूर मदद करेगा और आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। और दूसरी लाइन उन्होंने ये बोली थी कि जिन लोगों ने आज तक क्राइम किया है और वो बच निकले तो ये बिल्कुल भी ना सोचना कि वो हमेशा के लिए बच गए हैं, पुलिस आपके लिए आ रही है। तो दोस्तों ये थी सिल्विया की कहानी आज के इस एपिसोड में। अगर आपको ट्रू क्राइम स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है विनय, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक होशियार रहिए, सावधान रहिए और अपना ख्याल रखिए।